सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर मुझे वृंदावन आने का मौका मिला और आज मेरे साथ हैं वृंदावन के पुरोहित, कैलाश मंदिर के पुरोहित श्री उज्जैन शर्मा साहब। सबसे पहले तो सर आपको सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे समाज को, हमारे देश को और दुनिया के जितने भी लोग हैं, जैसा कि हमारे धर्म में सनातन में बताया गया है, सभी का कल्याण हो। तो सर हमारे समाज को आप सोमवती अमावस्या क्या संदेश देते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बोलें। देखिए, हमारा जो वृंदावन धाम है वो वैदिक सनातन धर्म का और वैष्णव धर्म का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। वैष्णव धर्म भी वेदों से ही आया है और अमावस्या, पूर्णिमा, ज्योतिष का पूरा विवरण और उपयोग वेदों में है। ज्योतिष का जो प्रयोग है वो मूलतः वैदिक क्रियाओं के लिए, यज्ञ आदि के लिए है। उसका व्यक्तिगत प्रयोग हम लोग करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन यज्ञ आदि जो है, जो वैदिक क्रिया है, वो बिना ज्योतिष के नहीं हो सकती। उसमें वो मस्त है, अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब जिसकी किसी भी स्थिति में उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसलिए ज्योतिष को वेद का नेत्र भी कहा गया है। अमावस्या को क्या होता है कि जो हमारे दो बड़े ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, वो एक ही कक्षा में आ जाते हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा की कलाएं शून्यवत हो जाती हैं उस समय अमावस्या। केवल वैदिक सनातन धर्म में ही नहीं, केवल वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी, काल चक्र यान आदि में भी अमावस्या का और पूर्णिमा का पूरी तरह से और चंद्रमा की कलाओं का पूरी तरह से सिद्धांत आया है। चाहे त्रिपुर सुंदरी की उपासना हो या बौद्ध उपासना पद्धति हो, अमावस्या, पूर्णिमा और भारतीय वैदिक ज्योतिष का बड़ा महत्व है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा गोल होता है। जैसे आप आर्ट की कॉपी पे गोला बनाते हैं प्रकाश से, जी, उसको 4 भाग में काट दीजिए। उन 4 भागों को फिर 4 भाग में काट दीजिए, 16 कलाएं बन जाएगी। तो 1/16 चंद्रमा रोज बढ़ता है अमावस्या के अगले दिन से, प्रतिपदा से। जी। और फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन उसकी गोलाई में 1/16 कमी रह जाती है। देखो, 4 बार काटा था और फिर 4 बार काटा था, तो 15 बराबर, उसके 15 भाग तो आ गए, लेकिन 1 भाग कम रह गया। इसलिए फिर पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष खत्म हो जाता है और काल के गर्त में फिर चंद्रमा पड़ जाता है, फिर घटता चला जाता है। जो एक कला बढ़ता था, घटते घटते अमावस्या को एकदम 0 या 0 के बराबर रह जाता है, लेकिन 0 नहीं होता, ध्यान रखें। जो 16वीं कला उस दिन आ नहीं पाई थी पूर्णिमा के चंद्रमा में, अमावस्या को वो जा नहीं पाती है, वो 1 कला रह जाती है। आंख से दिखती हुई नहीं, दूध को जो चंद्रमा थोड़ा नजर आता है, शिव जी के सिर पे जैसे अलग चंद्रमा होता है, तो 2 कलाएं होती हैं, उसको भी आधा कर दीजिए, इतनी कला रह जाती है जिसमें अमृत का अंश है। नहीं तो कभी 0 हो जाता, तो कभी 0 से कुछ उत्पन्न नहीं होता। इसका जन सामान्य पर कितना फायदा मिलता है? अगर पूर्ण हो जाता पूर्णिमा को, तो पूर्ण कभी घट ही नहीं सकता।
उस दिन पूर्ण हो नहीं पाया और अमावस्या को अमृत का अंश ही रह गया केवल उसमें, बुझ जा नहीं पाया। इसलिए कहते हैं कि अमावस्या को प्राणी मात्र में, आपके मेरे शरीर में, वृक्षों में, कीट पतंगों में भी अमृत का अंश आया रहता है। इसलिए कहते हैं अमावस्या को, वैसे अगर कोई जीव हिंसा करता भी हो तो अमावस्या को छिपकली, गिरगिट जैसे जो निम्न श्रेणी के जीव है, चींटा वगैरह, इनको भी नहीं मारना चाहिए। अगर आप पूरे महीने अहिंसा न रख सकें तो कम से कम अमावस्या को कोई भी फिजिकल क्राइम इतना भी न करें, क्योंकि अमृत का अंश उस समय आया हुआ रहता है। और इसीलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत बढ़ जाता है कि अगर उस दिन थोड़ा सा भी आप दान करें तो जैसे छोटी सी कला होती है चंद्रमा की, बढ़ते बढ़ते वो पूर्ण चंद्रमा के बराबर बढ़ जाती है। उससे अमावस्या में थोड़ा सा भी किया हुआ दान बढ़ते बढ़ते उसका जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है। तो जो 1 किलो बारूद से नहीं हो सकता, समय पे वो 1 चुटकी बारूद से हो जाता है। तो अमावस्या को समझना, ज्योतिष को समझने के लिए बड़ा महत्व, और ग्रामीणों ने हमारे इस बात को ब्रजवासियों ने समझा। तो चाहे वो पूर्णिमा को वृंदावन दर्शन करने ना आए, लेकिन वो अमावस्या को जरूर आते हैं। उसका कारण यही है, वो जो भाग रह जाता है, हाँ, जिसमें कहीं ना कहीं अमृत का अंश होता है। इसलिए वो खीर भी बनाते हैं, हाँ, और उसको भोग लगा के प्रसाद बढ़ता है। बहुत प्यार से, प्रेम और श्रद्धा से उसको वो पाते भी हैं, तो उसमें अमृत का अंश आ जाता है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अमावस्या की पहले बहुत सोमवती अमावस्या में एक खास बात यह है कि चंद्रमा कम हो जाता है। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा न घटते हैं न बढ़ते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन आपेक्षिक दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से ये चेंजेस होते हैं। तो सोमवती अमावस्या इसलिए और महत्वपूर्ण और शुभ हो जाती है तो उसमें सोम यानी चंद्रमा का वार होने से अमृत का अंश और बढ़ जाता है। अब चंद्रमा को ही अमृत का हम लोगों ने सबसे बड़ा आकार इस प्रकृति में माना है। तो चंद्रमा जीव मात्र के अंदर अमृत का संचार करता है, ऐसी मान्यता है जी। बहुत अच्छा, सोमवती अमावस्या की आपको एक बार और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है, आपके फादर भी कई बार चेयरमैन रहे और खानदानी काम, मतलब खानदानी राजनीति में आप जुड़े रहे हैं बहुत लंबे समय से, और अब फिलहाल आप स्वावलंबी भारत के लिए भी काम कर रहे हैं। तो स्वावलंबी भारत विकसित भारत में कितना कारगर साबित होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो स्वावलंबी का विचार है या जो स्वदेशी का विचार है, ये हमारे शास्त्रों से ही आया है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो वैहापम। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है और दूसरे का धर्म भयानक है, निंदा नहीं की जा रही है। भयानक क्यों कहा गया दूसरे धर्म? क्या आप इस्लाम के बारे में जानते हैं? क्या आप क्रिश्चियन के बारे में जानते हैं? यहूदी धर्म के बारे में आप जानते हैं? जब नहीं जानते हैं तो उस बारे में कुछ ना बोलना या उसमें कुछ कार्यस्थानी न करना ज्यादा अच्छा है। तो भयानक इसलिए कहा गया, निंदा के रूप में नहीं, ये नहीं कहा गया कि बुरा है। इस अर्थ में कहा गया, एक इंग्लिश कहावत है, ए नॉन डेविल इज बेटर देन ए अननोन इंजीन। एक जाना पहचाना शैतान अनजान फरिश्ते से अच्छा है। तो अनजान का तो पता ही नहीं कि वो जी क्या कर देगा आपके साथ। तो स्वावलंबन का जो विचार है, भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि जो काम तुम करने में एक्सपर्ट हो, जो काम तुम जानते हो अच्छी तरह, उस काम को छोड़ के दूसरे कामों की तरफ मत करो। तुम योद्धा हो, तुम युद्ध जानते हो, अस्त्र शस्त्रों का तुम्हारे जैसा कोई आज के समय में ज्ञाता नहीं है, इसलिए आपका धर्म है क्षत्रिय धर्म, अन्याय के विरुद्ध
धर्म युद्ध, जिसको दूसरे धर्म में जिहाद भी कहते हैं, तुम धर्म युद्ध करो। स्वभाव और प्रयत्न दो चीजें हैं। प्रयत्न का मतलब है परिश्रम, और जब परिश्रम आपके स्वभाव के अनुकूल होता है, जैसे आप अच्छा गाना गाना जानते हैं, अब गाना ही गाएं, तबला बजाने न बैठना, तो लोग वाह वाह कहेंगे क्योंकि आप गाने के विशेषज्ञ हैं। तो आपका जो प्रयत्न है वो स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए, तो उसमें सिद्धि मिलेगी, वरना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। माने सिद्धि नहीं होगी तो प्रसिद्धि भी नहीं होगी, बल्कि मजाक उड़ेगी। जो काम आप करने नहीं जानते हो, उस काम को करने आप चल रही है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, आप इतिहास देखेंगे तो 1700 था, वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। फिर जब अंग्रेज आए, मुगल काल में भी हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई, फर्क जरूर पड़ा। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पूरी तरह से हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए केवल जातियों में, धर्मों में ही भेद नहीं डाला, उन्होंने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का भी पूरा षड्यंत्र किया। और जो हमारा एक्सपोर्ट बहुत अधिक था, इंपोर्ट बहुत कम था, वो सब बिगाड़ दिया। इंपोर्ट कम क्यों था, एक्सपोर्ट अधिक क्यों था? कि जब हमारे भारत के व्यापारी विदेशों में जाते थे, हमारी चीजें इतनी बढ़िया बनी हुई होती थी, हमारे प्रोडक्शंस जो थे, कि विदेशी लोगों के पास कोई शब्द नहीं होते थे। तो वो कहते थे आप हमारे प्रोडक्ट भी ले जाओ बदले में। वस्तु विनिमय भी होता था पुराने समय में। तो कहते थे तुम्हारे क्या प्रोडक्ट हम ले जाएं, हमारी चीज चलेगी 50 साल, आपकी चीज नहीं चलेगी 50 महीने भी। तो आप तो हमें केवल हमारे प्रोडक्ट के बदले में सोना दे दो। भारत में बहुत बड़ी सोने की खाने नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच में काम करते समय मुझे जानकारी मिली, बड़े बड़े विद्वान वहां आते हैं। दत्तोपंत ठेकरी जी ने इसकी स्थापना की। अभी पिछले दिनों अश्विनी महाजन जी का मैंने बड़ा सारगर्भित व्याख्यान सुना। उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझको क्या, उन्होंने सभी को बताया वर्कशॉप की, कि भारत में ज्यादा सोने की खाने नहीं है। जो सोना आया वो हमारे सदियों के उन्नत व्यापारिक इतिहास से आया, वो हमारी शुल्क के रूप में आया, हमारी वो कमाई के रूप में आया विदेशों से। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे थे कि विदेश के लोग उसके बदले में हमें सोना देते थे, और मुद्रा का इतना प्रचलन नहीं था, और उस मुद्रा का इतना यहाँ महत्व भी नहीं होता। अन्य भी कोई चीज हमारे व्यापारी नहीं लेते थे, वो कहते हैं हमको तो आप गोल्ड दे दो, अगर हमारा माल पसंद आ रहा है तो इसके बदले में गोल्ड आप हमें दे दो। और वो गोल्ड सदियों तक भारत में आता रहा। आज भी कहते हैं कि भारत में ग्रामीण लोगों के पास से लेके टॉप टू बॉटम इतना सोना है कि जो हमारे घरों में सोना है वो पूरे विश्व के सोने से अधिक होगा। तो वो फिर उसको लूटते रहे, गजनवी लूटा, कभी अंग्रेज लूटे। उसको चंद्रशेखर जी के समय में तो सोना गिरवी रख गया था, लेकिन ये सोना सब भारत की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था से ही आया। तो स्वावलंबी भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का भी सपना है, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा रहा हूं, सदस्यता अभियान का मैं संयोजक रहा हूं। अभी दोबारा आज से भी सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता के आधार पर ये बनी है, तो उसमें बहुत लोग लगे हुए हैं। मैंने लोगों का आह्वान किया कि स्वावलंबी भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े। तो इसीलिए किया कि जब हमें जानकारी मिलेगी कि हमारा देश कितना समृद्ध था, कितने ट्रिलियन की हमारी व्यवस्था थी, और हम कैसे उसको वापस, जो टारगेट है कि 2047 तक हम इतने ट्रिलियन का महाशक्ति इसको बनाएंगे, तो उसको करने के लिए सबसे पहले जरूरी है सही जानकारी। तो आज हमें जरूरत है कि हम अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दें। आज हम अच्छी से अच्छी चीजें अपने भारतवर्ष में बनाएं। जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उनको महत्व मिले, क्योंकि 2% से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं होती हैं।
जी। और बेरोजगारी और आरक्षण, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो इन पे अनंतकालीन बहस हो सकती है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है। इस देश में बहुत वर्ष पहले सरकारी नौकरी को कोई महत्व नहीं था, नौकरी को ही अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि ये देश अमीरों का देश था और इसमें जो गरीब भी कहलाते थे उनके पास भी अपनी जमीन, अपनी खेती, अपनी अर्थव्यवस्था और अच्छा खासा अपना व्यापार था। तो आज अगर उतना व्यापार हो जाए एवरेज, तो ये अरबपतियों का देश बन जाएगा। स्वावलंबी भारत से जुड़ने के बाद आप अपने को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं और युवा वर्ग का इसमें क्या भविष्य है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं है, राजनीतिक तो है ही नहीं, ये एक सामाजिक, बहुत ही दूरदृष्टि से बनाई गई एक संस्था है, जिसका स्वदेशी जागरण मंच का एक ही उद्देश्य है। जैसे मैंने आपको अभी अश्विनी महाजन जी का नाम लिया, तो ये ऐसी विभूति हैं कि जिनके कहने से सरकार की कई चीजों में, कई नीतियों में इन्होंने सुधार भी कराया, विरोध भी किया अगर नहीं सही लगा कि ये भारत के लिए मुद्दे अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने विरोध भी किया। तो गौरवान्वित हम इसलिए महसूस करते हैं कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, इसमें कोई पार्टीगत बंधन नहीं है। और आज जिस व्यक्ति के मन में वाकई में व्यथा है देश की बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था, देश के भविष्य को लेके, नौजवानों की, जनरेशन की जिसको चिंता है, तो उसको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैं इसमें कैसे सुधार कर सकता हूं, और उसके लिए उसको एक अच्छे जमात में, उसको एक अच्छे संगठन से जुड़ना पड़ेगा, एक कार्यशैली को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अनिश्चित विचारों से कोई भला नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि स्वावलंबन भारत से युवा वर्ग की शिक्षा, हमारी शिक्षा की जो संस्कृति है, भारत की पुरातन संस्कृति है जो, उसमें भी कहीं सुधार हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए स्वावलंबन एक बहुत बड़ा कीमती विचार है, इससे क्रांति हो जाएगी। जैसे हरित क्रांति नहीं, इससे एक ऐसी शक्तिशाली क्रांति होगी जो सारी अशिक्षा को, सारी बेरोजगारी को, सारी दरिद्रता को देश के हटा देगी। क्योंकि ये एक वैचारिक संगठन है, मैं इसका क्रांति विचार प्रमुख भी हूं। इसमें आपको ये बताया जाता है कि हमारी क्या व्यवस्था थी, कौन सी सदी में कैसी व्यवस्था थी, और किस सदी में आते हुए कैसे परिवर्तित होते हुए वो आज हमारी डॉलर के मुकाबले रुपया कहां चला गया, या इसकी अब रेमेडी क्या है। तो एक शब्द है स्वाभिमान, जिसको के खुददारी भी कहते हैं। तो ये जब एक बच्चा जो आज अपने खर्चे के लिए माँ बाप के ऊपर आश्रित है, और वो बच्चा अपने माँ बाप और परिवार को पालने लायक बन जाए, और अपने परिवार के साथ साथ अपने मित्र वर्ग को, मित्र मंडली को, और मोहल्ले और शहर को भी मदद पहुंचाने की स्थिति में आ जाए, तो इससे बड़ी देश के लिए अच्छी बात और संकेत क्या हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें वो बच्चा कैसे सीख सकता है जब तक वो एक सही प्रबुद्ध लोगों की मंडली में नहीं बैठेगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि स्वदेशी जागरण मंच से लोग जुड़े और स्वावलंबी भारत अभियान में शामिल हों। हमारे पास पूरा साहित्य है, पूरी जानकारी है, पूरे विद्वानों की टीम है, और इसके कार्यशालाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से खास करके हम लोग ज्यादातर स्कूलों में और उद्यमियों के बीच में कार्यक्रम करते हैं, और जो अच्छे उद्यमी हैं हर शहर के, उनको पुरस्कृत भी करते हैं। उनकी कहानी भी हम नई जनरेशन के बच्चों को बताते हैं कि इन लोगों ने कहां से शुरू किया। किसी ने एक ठेला लगाना शुरू किया, वो आगे बहुत बड़ा व्यापारी बन गया देश का। तो कितनी महिलाओं के, कितनी लड़कियों के, कितने बच्चों के ऐसे उदाहरण हैं कि जो जीरो से हीरो बन गए रोजगार के क्षेत्र में।
तो बहुत बड़ी ज्ञान की बातों से, बहुत बड़ी आदर्शवादी बातों से भी कुछ नहीं होगा। ये एक व्यावहारिक मंच है। जब हम रोजगार, स्वरोजगार और पैसा कमाने के बारे में लोगों को मोटिवेट करते हैं और सहायता भी करते हैं, बहुत सी अन्य संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे लघु उद्योग भारती है और तमाम अधिकारियों को भी इससे जोड़ा जाता है। तो उससे हम लोग एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में बन के उभर के आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप लंबे समय से जुड़े हुए हो। वर्तमान में आपने जैसा बताया कि आप इसके सदस्यता अभियान के संयोजक भी रहे। तो एक प्रश्न जन सामान्य होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी सरकार और मेरा विचार, इस पर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए वर्तमान स्थितियों में? देखिए, सरकार तो मेरी ही होती है, क्योंकि जनादेश से सरकार बनती है। कोई भी सरकार है वो सबकी है। अब रही बात केंद्र की मोदी सरकार की या हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, उसे कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जो प्रदेश की नीतियां हैं उनके अनुपालन के लिए यदि केंद्र से प्रोत्साहन मिलता हो तो प्रदेश जल्दी तरक्की के मार्ग में जा सकता है और जा भी रहा है। तो योगी जी क्योंकि हमारे एक ईमानदार और बहुत ही शक्तिशाली मुख्यमंत्री के रूप में और शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं, जिनको धर्म और संस्कृति के साथ साथ व्यापार और उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश में तब्दील करने की एक भावना भी है। और इसलिए वो व्यापारी समुदाय के साथ और सभी, कोई एक अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार का और एक ऐसा काम जो आपकी नजर में पूरा नहीं हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार कहो या केंद्र सरकार कहो तो इस समय विकास और डेवलपमेंट और इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। सड़कें, अभी मैं अयोध्या गया था तो सड़कें तो हमेशा भाजपा की सरकार में अच्छी बनती हैं। ये कोई कमी? अयोध्या को भी मैंने देखा, वहां पे जैसा आदर्श और इतना स्वच्छ और बढ़िया वातावरण है, ऐसी अच्छी रामायणकालीन चित्रकारी है, दोनों तरफ राजपथ बनाया है उन्होंने, रामपथ। तो ऐसा ही मथुरा में भी बनना चाहिए। एक सबसे बड़ी कमी जो उसको आप स्थानीय कारण मान लें या कुछ भी कह लें, लेकिन स्थानीय भी इतना नहीं है, क्योंकि यमुना हमारी एक राष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भी इकलौती नदी है यमुना। तो यमुना प्रदूषण और यमुना का अविरल प्रवाह, अपनी कुंड से जल छोड़ा जाए, उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के हिस्से का जल मिले, ब्रज भूमि को, मंदिरों को यमुना का जल मिले। बात इतनी ही नहीं है, इससे दिल्ली राजधानी की भी स्थिति सुधरेगी और इससे आध्यात्मिक अभिशाप भी दूर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी देवी है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा है। जो सरकार राम मंदिर की बात करती है, जो सरकार भारतीय संस्कृति की बात करती है, जो प्रधानमंत्री गंगा की बात करते हैं, उस सरकार में अगर योगी जी उत्तर प्रदेश का जल का हिस्सा ना मांगे यमुना का और मोदी जी भी उसको ना दें, तो फिर ये एक विडंबना हो जाएगी। क्या कारण है? कभी मेरे दिमाग में आता है कि कभी भी किसी जनप्रतिनिधि ने, खासतौर से केंद्रीय मंत्री ने या उत्तर प्रदेश के मंत्री ने या किसी सरकार के नुमाइंदे ने यमुना को लेके, यमुना की धारा को लेके कभी कोई बड़ा बयान या कोई मिशन चलाया ही नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो 2 बार गए हैं, एक बार रमेश बाबा के साथ, एक बार जयकृष्ण दास बाबा के साथ, लेकिन उसमें हमारी पूरी मदद थी। मैं राष्ट्रीय सलाहकार भी हूँ यमुना रक्षक दल का, और यमुना जी के लिए हम लोग हजारों की तादाद में दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली की सरकार हिली भी है। एक बार कांग्रेस के समय में, एक बार भाजपा की शुरुआत में, और वही कारण था कि राहुल गांधी रमेश बाबा के पास पैर पकड़ने आ गए थे, कि उनको बाद में जाते जाते कांग्रेस की सरकार ही एहसास हुआ कि यमुना का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण था। तो लेकिन अब जैसे हेमा मालिनी जी ने भी 2-3 बार बात उठाई है संसद में, लेकिन अगर आज हेमा मालिनी जी जरा सा आवाज लगा दें
कि ब्रजवासियों चलो यमुना की बात करने 100 बस लेके जंतर मंतर पे चलना है। सरकार हमारी है, सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे, लेकिन केवल अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं कि यमुना के लेके ब्रजवासी बहुत परेशान है, या ये पूरा इलाका जहां यमुना जल अशुद्ध है ये परेशान है। तो क्या 100 की जगह 1000 बस नहीं पहुंचेंगी? जी। क्या उससे इनका प्रभाव नहीं बढ़ेगा? लेकिन सवाल यही है कि इच्छा शक्ति और कितना ग्रास रूट से ब्रज की समस्याओं से कितना जुड़ाव है वो डिपेंड करता है आदमी के व्यक्तित्व से। चलिए, हेमा जी ने तो बात उठाई हुई, मानवेंद्र सिंह भी रहे सांसद, तेजवीर सिंह भी रहे, और भी तमाम लोग सांसद रहे, जयंत चौधरी भी रहे। तो बात यमुना की जो होनी थी वो आज तक हो नहीं रही है। जिस मोदी जी ने भी एक बयान दिया था कि 1 लाख युवा लोगों को वो राजनीति में लेके आएंगे। क्या इससे लगता है संक्षेप में कितना सुधार भारतीय राजनीति में आपको प्रतीत होता है? अच्छी बात है। देखिए, मोदी जी में और अटल जी में यही अंतर है। अटल जी ने कहा था कि युवा पदों का सपना छोड़ दें राजनीति में। मोहन भागवत जी ने एक बार कहा कि जो कुछ चाहता है वो संघ से संबंध खत्म कर दे। तो ये बातें सुनने में तो आदर्शवादी लगती हैं, लेकिन अगर कोई आदमी कुछ चाहेगा नहीं तो वो किसी संस्था से संबंध बनाएगा ही क्यों? मैं भी संघ परिवार से ही हूं। मोदी जी की बात ज्यादा व्यवहारिक लगी। पहले उन्होंने ये भी कहा था, अब आप बता रहे हैं कि 1 लाख की उन्होंने कही है कि मैं युवाओं को लाना चाहता हूं। सभी पार्टियां कहती हैं हम नेता तैयार करते हैं, हम लीडर बनाते हैं, कंपनियां भी कहती हैं, लेकिन ये सच्चाई से होना चाहिए धरातल पे। कई पार्टियां तो लीडरशिप खत्म करती हैं, नई जनरेशन को खत्म करती हैं, पुराने चेहरों को ही जिस हद तक उनकी आखिरी बूंद खत्म ना हो जाए उस हद तक चलाने की कोशिश करती है। भाई साहब, आपने हमको IYS TV को समय दिया। अच्छी बात है। मोदी जी ने एक बार ये भी कहा था कि देश के युवा को देश के लिए मरना नहीं है, देश के लिए जीना सीख ले। मैं चाहूंगा कि इस चीज का व्यावहारिक रूप से मोदी जी की सरकार और मोदी जी का नेतृत्व इसका वृंदावन मथुरा पर भी इसे लागू करें, यहां पर भी यहाँ स्थानीय नेतृत्व को और नई जनरेशन को बढ़ावा दें। जी, सोमवती अमावस्या के पर्व पर आपने हमको समय दिया, आपके साथ हमारी मंत्रणा रही। समय तो आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं इस इंटरव्यू में विराम